ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पहले के लेक्चर्स में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मगध महाजनपद में हरियक वंश तक कवर कर चुके थे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हम गुप्त वंश और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है। आई होप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये लेक्चर आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में हमने मौर्य वंश तक कवर कर लिया था। हम स्टार्ट करेंगे सुंग वंश से। सो फ्रेंड्स, आपको इस लेक्चर में गुप्त वंश को डीपली पढ़ना है। बाकी सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के सिर्फ संस्थापक का नाम आपको याद रखना है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गुप्त वंश हमारे एग्जाम में डीपली आता है, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो सुंग वंश की स्थापना संस्थापक पुष्यमित्र थे। इसके बाद कर्ण वंश आया, जिसके संस्थापक वासुदेव थे। इसके बाद सातवाहन वंश आता है, जिसके संस्थापक सिमुक थे। इसी सातवाहन के आखिरी संस्थापक, आखिरी राजा सातकर्णी को श्रीगुप्त ने युद्ध में पराजित कर गुप्त वंश की स्थापना की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गुप्त वंश को समझ लेते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश 240 से 480 ईसा पूर्व तक था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, जिसका कार्यकाल 240 बीसी से 280 बीसी तक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। उसने 240 से 280 ईसा तक शासन किया। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। उसने महाराजा की उपाधि भी प्राप्त की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच अगला शासक बनता है, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि घटोत्कच का पुत्र था, वह अगला शासक बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका कार्यकाल 320 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम प्रमुख शासक था, तथा उसे गुप्त संवत का संस्थापक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। सो इसका आंसर है, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। या चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश से था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश से था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईसा पूर्व तक राज किया था। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त बहुत ही संगीत प्रेमी था, तथा उसे ही भारत का नेपोलियन भी कहते थे। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते थे। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति। अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक स्तंभ है। ये प्रयाग प्रशस्ति, ये इलाहाबाद में स्तंभ है कि समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। ये एग्जाम हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बीपीएससी, बिहार पीएससी तथा एनडीए, सीडीएस और इस बार से कई शिफ्ट में अग्निवीर वायु में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का कवि एवं संगीतज्ञ भी था। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसे संगीत से बहुत ही प्रेम था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी कारण उसे कविराज भी कहा जाता था। कविराज किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसा कि मैंने कहा। किसे चित्रित किया गया है? समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि वीणा बजाते हुए चित्रित सिक्का किस वंश में पाया गया? वो समुद्रगुप्त से है। और वंश कौन सा? गुप्त वंश। ओके, फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते थे। इसका शासनकाल 380 से 415 ईसा पूर्व तक था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिसका उपनाम विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि इसी के शासनकाल में थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और सुश्रुत के बारे में भी पूछते हैं। इनके बारे में भी हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, धन्वंतरि जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक इसी के शासनकाल में हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के विक्रमादित्य ने ही चलाए थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री 5 BC के शासनकाल में आया था।
जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो फाहियान शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के। आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हो। ह्वेनसांग आप इसे देख पा रहे होगे, ह्वेनसांग का ह तथा हर्षवर्धन का ह दोनों हा, सो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान चीनी यात्री जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। कौन थे? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की। सो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है वराहमिहिर कौन थे? सो वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट पॉइंट, कालिदास ने मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए कि मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन चारों रचनाओं में से हर बार 1 से 2 नंबर में हर बार रचनाएं अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त के बारे में जानते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। आप इसे याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। सो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। सो अब हम स्कंदगुप्त के बारे में समझते हैं। स्कंदगुप्त, इसने भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। गुप्त युग में शांति, समृद्धि एवं चतुर्मुखी विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस वंश को जाना जाता है? तो गुप्त वंश को जाना जाता है। एक पॉइंट आप और जान लो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? सो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा गुप्त वंश का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, उसके बाद बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। उसके बाद अगला शासक बिंदुसार बनता है, फिर उसके बाद अगला शासक अशोक बनता है। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। सो चंद्र का चंद्र हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा आप कह सकते हो। और अगर चंद्रमा में उसके बाद कौन आता है? चंद्रमा में हम देखते हैं जब स्काई में, अपने वातावरण, अपने वायुमंडल में, आसमान में, सो उसमें बिंदु होते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, आप उन्हें बिंदु समझ सकते हो। सो चंद्रगुप्त के बाद बिंदु, मतलब कि बिंदुसार अगला शासक बना। फिर जब हम बिंदु देखते हैं तो हमें दुख होता है, सुख होता है कि ये ना होता तो चंद्रमा और अच्छा लगता। सो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। सो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, फिर अशोक राजा बना था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? मौर्य वंश का अंग नहीं था। सो अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं था, क्योंकि अजातशत्रु हर एक वंश से था और इसने बिंबिसार की हत्या की थी। और इसी अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। और उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के पुत्र पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी थी, बी तंग और मैली थी, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। सो इसका आंसर होगा चौड़ी और सीधी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जहां के लोगों को नाली तथा सड़कों का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 4, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए पोरस, बी एमबी, सी घनानंद या डी चंद्रगुप्त मौर्य। सो पौरव के राजा पोरस के साथ सिकंदर की सेना ने युद्ध लड़ा था झेलम नदी के किनारे, जिसे हाइडेस्पीन या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति ऑप्शन ए तक्षशिला में हुई थी, बी राजगृह, सी पुष्कलावती या डी अवंती में। तो
जो अशांति फैली थी वो तक्षशिला में हुई थी, जिसको समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक ने वहां की प्रजा, इस जो भी अशांति थी इसको समाप्त किया था और वहां की प्रजा का विश्वास भी जीता था। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त या डी अशोक। सो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? ऑप्शन ए जौ, बी जई या ओट, सी राई या डी गेहूं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जौ या यो मनुष्य द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। वहीं सिंधु सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज की ज्यादा खेती करते थे? ये ऑप्शन हम क्वेश्चन पहले कवर कर चुके हैं, सो उसका आंसर होगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, बी नागदशक, सी अजातशत्रु या डी शिमुक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हर्यक वंश में बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी राज्य के लालच में, तथा इस अजातशत्रु की मृत्यु उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन देख लीजिए, सर विलियम जोन्स, बी एच विल्सन, सी मैक्स मूलर या डी जनरल कनिंगम। सो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी खुशवंत सिंह या डी हुमायूं। सो जैसा कि हम जानते हैं, कालिदास ने ही मेघदूत तथा और सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी रचनाएं हैं। रघुवंशम भी उन्हीं में से एक है। सो ये सारी रचनाएं इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वराहमिहिर थे कौन थे? सो ऑप्शन ए एक पावर स्टेशन, एक स्पेस शटल, एक खगोल शास्त्री या डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर होगा सी एक खगोल शास्त्री। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। और आर्यभट्ट क्या थे? आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा या डी लोहा। सो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से टेराकोटा का यूज किया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में बताया था कई चीजें। सो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है और वेद 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। सो ये 4 हमारे वेद हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सो ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेट भी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट किया और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाया। यहाँ पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर एंड होता है। अब इसके बाद आपके एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स थे। इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को समझेंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत को समझेंगे। जैसे हमने प्राचीन भारत को 3 अलग अलग सेक्शन में समझा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सिंधु घाटी सभ्यता को एक अलग सेक्शन, अलग लेक्चर में, वैदिक सभ्यता और मगध महाजनपद एक में तथा गुप्त वंश को अलग। सो ऐसे फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत को भी अलग अलग लेक्चर्स में समझेंगे जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो अभी तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ तथा कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़ाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें ताकि और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू।